हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू RM क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 साइंस के का थ्योरी क्लास लाई हूँ। जैसे 1 टू चैप्टर 7 तक का जितना भी थ्योरी है 1 टू 7 चैप्टर का पूरा थ्योरी पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइंस का देखिए यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर है। पहला है सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत, पौधे के में प्रजनन व उसके प्रकार। 4th चैप्टर है मापन। 5th चैप्टर है गति एवं बल। 6th चैप्टर है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। और 7th चैप्टर है मॉडल तैयार करना। तो चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 है हमारा सजीव वस्तुएं यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। जैसे सजीव वस्तुएं में हो गए पौधे, जंतु, कीड़े, पक्षी, सूक्ष्म जीव, जितने भी ये सब होते हैं, ये सब लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं होते हैं। और निर्जीव वस्तुओं में जैसे हमारा हो गया कंप्यूटर, मोबाइल, दरवाज़ा, कुर्सी, पेन, कांच की वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं, ये सब हमारा हो गया निर्जीव। यानी सजीव जो हिल डुल सकते हैं, जिनके अंदर जान होती है, वो हमारा सजीव वस्तु हो जाएंगी यानी लिविंग थिंग्स। जिनके अंदर जान नहीं होती है जैसे कुर्सी, टेबल, पंखा, आपके घर में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, टेबल, चेयर, ये सब क्या वगैरह हमारा निर्जीव वस्तुएं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो सजीव वस्तुएं, सजीव वे होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है और वे वृद्धि, पोषण, श्वसन एवं प्रजनन क्रियाएं करते हैं, जैसे मनुष्य, पौधे, कीड़े, पक्षी, जानवर, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। तो सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, वो वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं, श्वसन, जैसे अभी हम ही लोग हैं, इंसान हो गए तो वो देखिए वो उनकी हाइट बढ़ती है, आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, प्रजनन करते हैं, ये सब क्या हो गए लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं हो गए। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए है ना, मनुष्य हो गए, जो इनके अंदर जान होती है, वृद्धि, पोषण, श्वसन करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं लिविंग थिंग्स होती हैं यानी सजीव वस्तुएं होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत 7 चैप्टर हमें कवर करना है एक ही वीडियो में। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगता है तो वीडियो को स्लो करके आप पढ़ लीजिएगा। नोट, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहा जाता है, वायरस कहा जाता है। जैसे वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग फॉर्म में होता है, बट अगर किसी के जैसे कोई लिविंग थिंग है उसके बॉडी में चला जाता है तो वो लिविंग फॉर्म में हो जाता है, नॉन लिविंग से लिविंग फॉर्म में हो जाता है, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे आ सकता है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है विषाणु यानी वायरस कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं निर्जीव वे होते हैं जिनके अंदर जीवन नहीं होता है और वे वृद्धि, पोषण, श्वसन एवं प्रजनन आदि क्रियाएं नहीं करते हैं, जैसे रेलगाड़ी, मिट्टी, मोटर गाड़ी, बालू, चमड़ा, लोहा, धातु, टेबल, कुर्सी, चेयर, कुछ भी हो गया। तो ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव वस्तु होते हैं। जिनके अंदर जीवन होता है, वो श्वसन, पोषण और प्रजनन करते हैं, वो हमारा लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे यानी सजीव वस्तुएं। और जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं वो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगी। सजीवों के लक्षण, सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे हो गया हमारा निश्चित आकार, माप, श्वसन, कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, वृद्धि, गति, प्रजनन, अपचय, जीवन चक्र, संवेदनशीलता। जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, श्वसन, पोषण, वृद्धि, गति, प्रजनन, अपचय, जीवन चक्र, संवेदनशीलता, आकार एवं माप, जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारा होता है लिविंग थिंग्स यानी LT शॉर्टकट यानी लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमारे। अब हम पढ़ेंगे सजीवों और निर्जीवों में अंतर यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सजीव अंतर का आधार, सजीव और निर्जीव, निश्चित आकार तथा माप, आकार एवं आकृति एवं आकार निश्चित होता है। तो जो सजीव जो होते हैं उनकी आकृति एवं आकार निश्चित होता है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा है, सबका आकार तो निश्चित होता है। निर्जीव में क्या होता है कि आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे टेबल, चेयर, सभी का जो आकार रहता है वो निश्चित नहीं होता है। कोशिका संरचना,
सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है। तो जैसे सजीव का जो शरीर रहता है वो अनेक कोशिकाओं से, जैसे हमारा ही शरीर है, मनुष्य का जो शरीर रहता है वो अनेकों कोशिकाओं से बना होता है। और कोशिका में क्या होता है, द्रव पाया जाता है, जीव द्रव पाया जाता है। और निर्जीव की संरचना कणों से या विभिन्न भागों के जुड़ने से होता है। इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती। निर्जीव में कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। अपापचय जीवों में अपापचीय क्रिया होती है, मतलब पाचन। अपापचय यानी कि पाचन की क्रिया सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। श्वसन सजीवों में श्वसन क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती। क्या निर्जीव क्या टेबल चेयर ये सब सांस लेते हैं? नहीं ना। तो निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है, सजीवों में श्वसन क्रिया होती है। पोषण भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं कहते। क्या सजीव तो सभी लोग जितने भी मतलब लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं, वो सब तो भोजन ग्रहण करते। क्या निर्जीव वस्तुएं भोजन ग्रहण करती है? नहीं। तो सिंपली अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो क्या कहेंगे कि आकृति एवं जो सजीवों की आकृति आकार क्या होता है, निश्चित होते हैं, निर्जीव में निश्चित नहीं होते हैं। सजीवों की में कोशिका संरचना पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में कोशिका संरचना नहीं होती है। सजीवों में अपापचय क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में अपापचय क्रिया नहीं होती है। सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। और सजीव जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि निर्जीव हैं भोजन ग्रहण नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे पौधे एवं जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। तो हमारे जीवन में जो पेड़ पौधे हैं उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ पौधे के बिना जीवन संभव क्या होता है? नहीं। पेड़ पौधे से हमें खाना मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पौधे और जंतुओं में अंतर, यानी प्लांट्स और एनिमल में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्त होती है, जंतु की कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं होती है। तो जो प्लांट्स की कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका भित्त पाया जाता है, जबकि जंतु की कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्त नहीं पाया जाता है। पौधे में संवेदनशीलता की क्षमता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। जंतुओं में उच्च स्तर का संवेदी और तंत्रिका तंत्र होता है। पौधे में क्या होता है, संवेदनशीलता, मतलब संवेदनशीलता की जो क्षमता रहती है वो बहुत कम होता है या तो ना के बराबर होता है। और जो कि जंतुओं में संवेदनशीलता की क्षमता होती है और तंत्रिका तंत्र होते हैं, मतलब नर्व सेल्स होते हैं जिसमें मतलब रिफ्लेक्ट एक्शन, अगर छूने से आप किसी चीज़ को छू रहे हैं तो तुरंत हमारा ब्रेन देखता है, मतलब अगर आग है उसको छूने जा रहे हैं तो हमारा तुरंत ब्रेन जो है मैसेज भेजता है ना कि हाथ हटाओ तुरंत, उसको ही संवेदनशीलता कहते हैं। पौधे में क्लोरोफिल होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधे व जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो पौधों के पास जो क्लोरोफिल होता है उसी की मदद से वो क्या बनाते हैं, भोजन। पौधे भोजन बनाते हैं, जबकि जंतु क्या भोजन बनाते हैं? नहीं। वो पेड़ पौधे एवं जानवरों से वो भोजन प्राप्त करते हैं, यानी उन पर निर्भर होते हैं। पौधे O2 छोड़ते हैं और पर्यावरण से CO2 ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं वो पर्यावरण से क्या होते हैं, CO2 लेते हैं एंड O2 छोड़ते हैं। तो पौधे जो हमारा होते हैं CO2 पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से जो है वो CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। जीव जंतु पर्यावरण से ग्रहण करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो जीव जंतु क्या होते हैं, मतलब वो पर्यावरण से O2 लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं। प्लांट क्या होता है, CO2 लेता है, O2 छोड़ता है। तो सिंपली क्या है, जीव पेड़ पौधे और एनिमल में अगर आपको डिफरेंस पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, पौधे में कोशिका में कोशिका भित्त होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्त नहीं होती है। पौधे में जो है कि संवेदनशीलता कम होती है या ना के बराबर होती है, और जीव जंतु में संवेदनशीलता होती है। पौधों में क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से वो भोजन बनाते हैं, जबकि जीव जंतु में क्या होता है, क्लोरोफिल तो होता नहीं है, वो पेड़ पौधे या एनिमल पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। और जो पेड़ जो होता है, प्लांट जो होता है, वो इन्वायरमेंट से CO2 लेता है, O2 छोड़ता है, जबकि एनिमल होता है वो एनवायरनमेंट से O2 लेता है एंड CO2 छोड़ता है, यानी रिलीज़ करता है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है पौधों और जंतुओं में समानता। अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्वालिटी यानी समानता क्या है पेड़ पौधे और जंतुओं में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। पेड़ पौधे में नई पत्तियाँ, शाखाएँ, फूल, फल आते हैं। जीव जंतु में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। तो पेड़ पौधे में क्या होता है कि उनकी शाखाएं बढ़ती हैं। क्या उसमें कोई निश्चित होती है कि प्लांट की इतनी आयु तक ही वृद्धि होगी, उसके बाद नहीं होगी? ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे जीवन मतलब उनकी जब तक लाइफ साइकिल होती तब तक वो पेड़ पौधे में वृद्धि होती रहती है, फल फूल आते रहते हैं। जबकि जीव जंतु में क्या होता है, वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, फिर वह घटने लगती है। मतलब वृद्धि एक जो हाइट आपकी बढ़ रही है तो एक निश्चित आयु तक ही बढ़ती है, ये नहीं कि आप जीवन भर आपकी हाइट बढ़ती ही रहेगी, ऐसा नहीं है। तो पेड़ पौधे में क्या होता है कि नई पत्तियाँ, शाखाएँ और फल फूल आते हैं। इनका वृद्धि वो जो रहता है रुकती नहीं, हमेशा चलती रहती है। जबकि जीव जंतु में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। जीव जंतु भोजन प्राप्ति के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त करते हैं उनसे अपना भोजन बनाते हैं। जबकि जीव जंतु क्या होते हैं कि पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, वो इन पर निर्भर होते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में, जैसे भी मैंने बताया कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं, O2 रिलीज़ करते हैं। और जीव जंतु क्या होते हैं, वो O2 इन्वायरमेंट से O2 लेते हैं एंड CO2 रिलीज़ करते हैं। पौधे में धीमी गति से वृद्धि होती है और ये प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। जब सभी जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं। तो पेड़ पौधे में क्या होता है कि उनकी जो वृद्धि होती है वो बहुत धीमी गति से होती है। क्या आपने कभी प्लांट लगाया, देखते हैं कि आप आज लगाया 2 दिन बाद वो बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है ना, वो बहुत धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है। और जिस तरफ उनको प्रकाश मिलता है यानी सूर्य की किरणें जिस तरफ मिलती हैं उनको, उस तरफ वो थोड़े झुक जाते हैं। और जीव जंतु में तो ऐसा नहीं, वो उनके पास पैर होता है, वो इधर उधर चल सकते हैं, जा सकते हैं, वो गति कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो सिंपली अगर आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स में अंतर मतलब समानता पूछेगा तो आप क्या करेंगे? पेड़ पौधे में पत्तियाँ, शाखाएँ, फूल आते हैं, मतलब उनकी जो वृद्धि रहती है वो जीवन पर्यंत चलती है। जबकि एनिमल में क्या होता है, एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, जबकि एनिमल क्या होता है, वो प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधे में श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, प्लांट्स जो रहते हैं इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं, O2 रिलीज़ करते हैं। और एनिमल क्या करता है, इन्वायरमेंट से O2 लेता है एंड CO2 रिलीज़ करता है। और पौधे जो हैं वो धीमी गति से वृद्धि करते हैं, ये प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। जबकि एनिमल क्या होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है, जबकि प्लांट नहीं कर सकते। प्लांट तो एक ही जगह रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने प्लांट यहाँ लगाया कल खिसक करके वहाँ चला गया, ऐसा तो नहीं होता ना। वो प्लांट जो रहते हैं एक ही जगह रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बस समझिएगा। देखिए मैं इतनी ईजिली तरीके से समझा रही हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्राकृतिक वस्तुएं यानी नेचुरल थिंग्स। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पर्वत, नदी, चंद्रमा, सूर्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज। यानी जो वस्तुएं हमें प्रकृति यानी नेचर से जो हमें प्राप्त होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, ये सब तो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुओं को 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। फर्स्ट है यहाँ पे समाप्त न होने वाली वस्तुएं एंड सेकंड है समाप्त होने वाली वस्तुएं। मतलब ऐसी वस्तुएं हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, और ऐसी भी वस्तुएं हैं जो समाप्त हो जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं एक टाइम पे। समाप्त न होने वाली वस्तुएं जैसे मिट्टी, ऊर्जा, हवा, सूर्य। क्या ये जो मिट्टी है, ऊर्जा है, हवा, सूर्य, ये कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। और जो जल्दी समाप्त होती हैं वो है वन, जीव जंतु, जल, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, पशु पक्षी। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब है हमारे कितने साल लगते हैं बनने में। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो क्या तुरंत बन सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब हमारी समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानव निर्मित वस्तुएं। वे वस्तुएं जिसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है वे मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे गाड़ी, साइकिल, मकान, कंप्यूटर, कांच, प्लास्टिक, रेशम, साबुन, लैपटॉप आदि। तो मानव निर्मित
इससे आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, मानव यानी मैन मेड थिंग्स। जो वे वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हो गया आपके घर में जितने भी चीज़ हैं, टेबल, चेयर, फ़ैन, ये सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी तो आप मानव निर्मित ही तो वस्तुएं हैं। क्या ये हमें नेचर से डायरेक्टली मिला है? नहीं ना, आपने खुद बनाया है, तो ये हमारा मैन मेड थिंग्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक। एथेन गैस के बहुलीकरण से प्लास्टिक का निर्माण होता है। तो प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? एथेन गैस के बहुलीकरण से। नेक्स्ट है हमारा साबुन। साबुन वनस्पति तेल तथा कॉस्टिक सोडा की रासायनिक क्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो साबुन हमारा कैसे तैयार होता है? वो कॉस्टिक सोडा तथा वनस्पति तेल की रासायनिक क्रिया द्वारा हमारा साबुन तैयार किया जाता है। साबुन के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कठोर साबुन हो गया, मृदु साबुन, पारदर्शी साबुन और कार्बोलिक साबुन। तो कठोर साबुन जो होता है हमारा बर्तन, कपड़ा धुलने के लिए यूज़ होता है, जबकि मृदु साबुन जो होता है वो नहाने के लिए यूज़ होता है। खाने का सोडा, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो ये हमारा सोडियम कार्बोहाइड्रेट के सांद्र विलयन से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रवाहित होने पर हमें ये क्या होता है, खाने वाला सोडा जो होता है वो प्राप्त होता है। तो इसका देखिए केमिकल फार्मूला है 2NaOH + CO2। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है 2NaOH + CO2। एंड फिर उसके रिएक्शन से क्या बोलता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा बनेगा Na2CO3 + H2O। तो ये हमारा बनेगा सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन होने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो इसका ये है केमिकल फार्मूला। उपयोग, आग बुझाने के यंत्र का उपयोग होता है दूध में को फाड़ने में, कोल्ड ड्रिंक, सोडा पानी, बेकिंग पाउडर या दवा में यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीन पदार्थ होता है। आपने खाने वाला सोडा तो देखा ही होगा अपने घर में, तो वो किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। उसको हम किस में यूज़ करते हैं? बेकिंग में यूज़ करते हैं, ऐसे सोडा पानी में यूज़ करते हैं, दूध को फाड़ने में यूज़ करते हैं और आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? खाने वाला सोडा। तो उसके उपयोग के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पौधे एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन। वातावरणीय अनुकूलन किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को किसी विशेष जगह या निवास स्थान में रहने के योग्य बनाते हैं। ये अनुकूलन अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार का होता है। तो अलग अलग वातावरण में जंतु एवं पेड़ पौधे अपने आप को अनुकूलित करते हैं। मतलब आप वातावरण के जो पेड़ पौधे जंतु रहते हैं वातावरण के हिसाब से ढालने को ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। जैसे अगर जिराफ के बारे में जैसे जानते ही होंगे, जिराफ जो है पहले उसकी गर्दन जो है छोटी थी, नॉर्मल साइज़ थी, बट वो पेड़ की जो पत्तियां रहता है उसको खाने के लिए वो अपनी गर्दन बहुत उठाता था। तो धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी हो गई, तो वो क्या हुआ कि वो वातावरण के हिसाब से खुद को अपने आप को ढाला है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। तो अनुकूलन किसके कारण होता है? जैसे हो गया भोजन की आवश्यकता के अनुसार, प्रजनन के लिए, वातावरण के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए क्या होता है? अनुकूलन। जीव जंतु और पौधे जो रहते हैं अपना अनुकूलन करते हैं। हमारे पृथ्वी पे अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखें, आप जानते ही होंगे जो हमारी पृथ्वी है उस पर अनेक प्रकार के बहुत तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें 4 टाइप्स होते हैं: जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर। जलचर यानी जो जल में रहते हैं, थलचर यानी जो थल पे रहते हैं, यानी धरती भूमि पर रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उभयचर यानी जो उड़ते हैं, आसमान में रहते हैं, नभचर यानी उभयचर वो होते हैं जो जल में और थल में दोनों पे रहते हैं, वो उभयचर कहते हैं। और नभचर वो होते हैं जो उड़ते हैं, ऐसे हो गए पक्षी। कुछ जीव जंतु जल में पाए जाते हैं, उसे जैसे मछली। जो जीव जंतु जल में पाए जाते हैं उसे जलचर कहते हैं, जैसे मछली हो गया। जो जीव जंतु ज़मीन पर पाए जाते हैं उसे थलचर कहते हैं, जैसे कुत्ता, मोर, घोड़ा आदि। ये सब क्या होते हैं? थल पे पाए जाते हैं, यानी ज़मीन पे पाए जाते हैं। तो ये हमारा थलचर हो गया। उभयचर जो जीव जंतु जल तथा थल दोनों पर पाए जाते हैं, जैसे हो गया कछुआ, मेढक आदि। तो ये सब जो कछुआ देखिए जो रहता है हमारा पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। मेढक जो रहता है वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है। तो ये हमारा उभयचर हो गए हैं।
उभयचर के अंदर आ गए। और नभचर कुछ जंतु वायु आकाश में उड़ते हैं, जैसे कौवा, कोयल, गिद्ध, यानी पक्षियाँ जितने भी होते हैं वो हमारे नभचर होते हैं। जल में रहने वाले पौधे एवं जीव जंतु को जलीय या जलीय जंतु भी कहा जाता है। यानी जल में जो पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें जलीय पौधे या जलीय जंतु कहा जाता है। यानी जल में जो पौधे पाए जाते हैं उसे जलीय पौधे कहते हैं, जो जंतु पाए जाते हैं उसे जलीय जीव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। सभी जीव अपने आप को उस योग्य बनाते हैं कि अपना प्रजनन की क्षमता को परिवर्तित कर सके तथा अपने पूर्वजों से मिले गुण में परिवर्तन करके अपने आप को वातावरण के अनुकूलन बनाते हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। ऊँट मरुस्थल में रहने के अनुकूलन हो गया जिराफ की लंबी गर्दन। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि अनुकूलन वो होता है जैसे जीव अपने आप को वातावरण के, अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लिख सकते हैं, वो 100% करेक्ट है। जैसे कि हो गया अनुकूलन, उसे कहते हैं यानी जीव खुद अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढालता है, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। जीव जंतु अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं, उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में लिख देंगे ऊँट जो हो गया वो अपने मरुस्थल यानी रेगिस्तान में रहने के योग्य बना है, मतलब अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाला है। जिराफ की गर्दन जो है लंबी हो गई तो वो अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाला है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, यानी एडॉप्टेशन कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर सेकंड है हमारा वनस्पति जगत, पौधे के विभिन्न भागों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे पौधे के जो भाग है उसका वर्गीकरण, मतलब प्लांट्स को कितने भागों में बांटा गया है। पौधों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है हमारा मूल तंत्र एंड सेकंड है प्रवाह तंत्र, यानी रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को बोलते हैं मूल तंत्र, जबकि शूट सिस्टम को बोलते हैं प्रवाह तंत्र। मूल तंत्र यानी भूमि के अंदर या जड़ वाला भाग, मतलब पौधे का जो भूमि के अंदर वाला भाग रहता है उसे हम मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम कहते हैं, जबकि भूमि के ऊपर वाला जो वायवीय भाग होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। जैसे ये हमारा देखिए प्लांट है, तो इसके जो ज़मीन के अंदर वाला भाग रहता है इसको हम रूट सिस्टम बोलेंगे, और जो उसके ऊपर वाला भाग होता है वो क्या बोलेंगे, उसको शूट सिस्टम यानी परोह तंत्र। कब से मैं प्रवाह बोल रही हूँ, गलत। इसको बोलते हैं परोह तंत्र। तो पौधे के भाग मूल तंत्र एवं परोह तंत्र। मूल यानी रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में जैसे जड़ आगे, जड़ में देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, मूसला जड़ें होती हैं, एक अपस्थानिक जड़ें होती हैं। परोह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया तना और दूसरा हो गया पत्ती। तना में 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे दृढ़ तने और कमज़ोर तने, यानी दृढ़ यानी मजबूत तने और कमज़ोर तने। पत्ती 2 प्रकार की होती है, सरल पत्ती होती है और संयुक्त पत्ती होती हैं। देखिए हमारा प्लांट्स है, प्लांट्स का ये जो नीचे वाला भाग रहता है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं, ऊपर वाला जो भाग होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। और ये देखिए इसमें फ्लावर्स होते हैं, लीफ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। और रूट्स हमारे 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट। मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम। भूमि के अंदर पौधे की मूसला जड़ें और सहायक जड़ें मिलकर जड़तंत्र या मूल तंत्र बनाती हैं। मतलब भूमि के अंदर यानी जो ज़मीन के अंदर जो पौधे की मूसला जड़ें होती हैं और सहायक जड़ें होती है, दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, जड़तंत्र या मूल तंत्र बनाती है। भूमि के अंदर एक मुख्य जड़ होती है जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। प्राथमिक जड़ से अनेक शाखाएँ निकलती हैं जिसे द्वितीयक जड़ कहते हैं। जो शाखाएँ द्वितीयक जड़ से निकलती हैं उसे तृतीयक जड़ कहते हैं। इन जड़ों के किनारों पर असंख्य बाल की जैसी संरचना होती है जिसे मूल रोम कहते हैं। तो सिंपली आप क्या समझिए, भूमि के अंदर वाला जो भाग होते हैं, जो जड़ होते हैं, उसी में हम मूल तंत्र बोलते हैं। तो मूल तंत्र से भूमि के अंदर एक मुख्य जड़ होती है, मतलब मेन जो जड़ होती है उससे अनेक मतलब नए जड़ निकलते हैं
जो मेन जड़ होती है उसे प्राथमिक जड़ बोलते हैं। फिर उससे जो भी जड़ें निकलती होती है उसे द्वितीयक जड़ बोलते हैं। द्वितीयक जड़ से जो भी जड़ें निकलती है उसे तृतीयक जड़ बोलते हैं। और तृतीयक जड़ से जो हमारा छोटे छोटे देखते होंगे आप, एकदम बाल के रेसे जैसी जड़ होती है, उसे मूल रोम कहते हैं। जड़ पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है उसे जड़ मूल कहते हैं। जड़ जो पौधे की भूमि से पकड़ बनाए रखती है और जल एवं लवणों का अवशोषण करती हैं। जो भूमि के अंदर जो भूमि के अंदर जड़ पाई जाती है उसे हम जड़ कहते हैं। और जड़ क्या होती है, हमारा जो ज़मीन से जो मिनरल्स एंड वाटर्स जो होता है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाती हैं। जड़ के दो प्रकार होते हैं, एक मूसला जड़ होती है, एक स्थानिक जड़ होती है। मूसला जड़ यानी टैप रूट, इसमें पौधे की मुख्य जड़ से अन्य शाखाएं निकलती हैं जो जमीन में जल खनिज का अवशोषण करती हैं। मूसला जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक होती हैं, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली आदि। तो मूसला जड़ें जो होती हैं वो मूसला जड़ों से जो है इसमें जो है मुख्य जड़ जो होती हैं, मूसला जड़ों से अन्य शाखाएं निकलती हैं। इसका काम क्या रहता है, वो जो जल और खनिज है वो मतलब ज़मीन से जल और खनिज को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाती हैं। तो ये जो मूसला जड़ें जो रहती हैं वो बहुत गहराई तक होती हैं। जैसे हो गया गाजर, चुकंदर, आपने देखा होगा वो ज़मीन के अंदर तक होते हैं, बहुत अंदर तक होते हैं और उनसे बहुत सारे जड़ें जो निकली होती हैं यही हमारा मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती हैं। नेक्स्ट है हमारा अब स्थानिक जड़ें। पेड़ के तने द्वारा जिन जड़ों का निर्माण होता है उसे अवस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये गहराई तक नहीं जाती हैं, जैसे बरगद, घास। अस्थानिक जड़ के दो भागों में बांटा गया है, रेशेदार जड़ें, वायवीय जड़ें। तो जो पेड़ के तने द्वारा तना मतलब पेड़ जमीन के अंदर वाला भाग, वो रूट सिस्टम हो गया, मतलब जड़ हो गया। और ऊपर वाला जो भाग होता है उसी पेड़ के ऊपर यानी पेड़ के ऊपर वाले भाग से जो तने से जो जड़ निकलती हैं उसे ही हम स्थानिक जड़ कहते हैं। ये गहराई तक नहीं होती है, जैसे बरगद आपने देखा होगा, घास देखा होगा, घास की जो जड़ रहती है बहुत ही अंदर तक नहीं होती हैं। तो इसमें दो, और बरगद देखे होंगे ना आपने, पेड़ से वो ऊपर से निकली होती हैं उसकी जड़ें। तो इसमें दो प्रकार की होती है, एक रेशेदार होती है, वायवीय मतलब रेशेदार मतलब जैसे बाल की संरचना रहती है, बाल की संरचना जैसी होती है, और वायवीय यानी जो पेड़ों से लटकी होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जड़ों के कार्य। जड़ें भूमि से जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं और पौधे की पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जड़ें क्या होती हैं, जो ज़मीन से जो रहता है वो वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचाती हैं। ये तनों की में वृद्धि करती हैं। जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में जोड़े रखती हैं। जड़ें पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। तो जड़ों का कार्य क्या होता है, ये वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जड़ जो रहता है कि मिट्टी को पकड़े रखती हैं, पेड़ को मजबूती एक सहारा प्रदान करती हैं। मतलब अगर जड़ ना होते तो पेड़ गिर नहीं जाते, तो वो लोग मजबूती से पकड़ी रहती हैं और वृद्धि करती हैं। प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम, पौधे का भूमि के ऊपर वाला वायवीय भाग होता है, उसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फल आदि आते हैं। तो तब प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम जो रहता है, प्लांट के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। और ये जो इसमें तना, शाखाएं, तो शूट सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तना, शाखाएं, पत्तियां, फल आदि सब शूट सिस्टम में ही तो आते हैं। तो इसको हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो अगर आप डीएलएड में मतलब सोच रहे हैं कि आप इंग्लिश में लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डीएलएड में अगर एडमिशन लिया है, मतलब पेपर में आपको हिंदी में ही लिखना है। इंग्लिश अगर आप लिखेंगे तो आपका नंबर है वो है कट जाता है, आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलता। वैसे आप थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख सकते हैं, जैसे कि आपने प्ररोह तंत्र लिखा एंड शूट सिस्टम ऐसे हेडिंग लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पूरी कॉपी ही इंग्लिश में लिख देंगे तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको हिंदी में ही लिखना है। तना, पौधे के ऊपर ज़मीन के बाहर वाले भाग को तना कहते हैं। तने में अधिक शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल निकलते हैं। तनों के जिस भाग से पत्तियां निकलती है उसे पर्वसंधि कहते हैं। तो तना जो रहता है वो ज़मीन के ऊपर वाला भाग रहता है जिसमें से शाखाएं, फूल, पत्तियां निकलती हैं। और जहाँ से पत्ती निकलती हैं मतलब पेड़ की उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पर्वसंधि कहते हैं। तना के प्रकार, तनों के निम्न प्रकार होते हैं। पहला भूमिगत तना, जैसे
अदरक हो गया, आलू, शकरकंद, प्याज, हल्दी, केला। तो ये सब हमारा भूमिगत तना हो गया, मतलब ये सब हमारे भूमि के अंदर रहते हैं ना। जैसे अदरक, आलू आपने देखा, आपने जानते ही होंगे कि वो जो ज़मीन के अंदर उगते हैं। तो ये हमारा भूमिगत तना हो गया। ये एक प्रकार के तने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायवीय तना, जैसे नींबू, अंगूर, नागफनी, सतावर आदि। तो वायवीय तना में हमारा नींबू, अंगूर, नागफनी, सतावर आ जाएगा। अर्धवायवीय तना, मतलब जो अर्धवायवीय तना होते हैं उसमें जैसे पुदीना हो गया, स्ट्रॉबेरी, दूब घास, ये सब हमारा अर्धवायवीय तने के अंदर आएंगे। तनों की विशेषताएं। कुछ तने भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं जो खाने योग्य होते हैं। बीज के अंकुरण के समय तना हरे रंग का होता है जो बाद में भूरा हल्के पीले रंग का हो जाता है। तने पर बहुकोशिकाएं रोम होती हैं। तो कुछ देखिए, कुछ तना जो होता है वो खाने योग्य होता है, मतलब कुछ तने को हम जो है खा सकते हैं। जैसे अदरक हो गया, आलू, ये सब तना ही है, इसे हम खा सकते हैं। तो जो बीज के, मतलब जब बीज होता है उसके अंकुरण के समय क्या होता है, तना जो है वो हरे रंग का होता है, बट कुछ दिन बाद वो क्या होता है, हल्के पीले रंग का या भूरे रंग का हो जाता है। तने में बहुकोशिकाएं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, मतलब एकदम जैसे बाल की तरह, एकदम छोटे छोटे बाल जैसे पाए जाते हैं तनों में। तनों के कार्य। तने पर पत्तियां, फूल, फल उगते हैं। जड़ से अवशोषित पदार्थ को पत्तियों व डालियों तक पहुंचाते हैं। तना पतझड़ के मौसम में पौधों के लिए श्वसन क्रिया करके पौधे के लिए भोजन अवशोषित करता है। तो तना क्या होता है, तने पे फूल पत्तियां उगते हैं। तना जो है वो पदार्थ, मतलब जो मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके पत्तियों और डालियों तक पहुंचाता है। तो तना जो है वो पत्तियां, फूल, तने में जो होता है पत्तियां, फूल, फल उगते हैं, और ये कहते हैं वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक एवं डालियों तक पहुंचाते हैं। तो तना जो है पतझड़ के मौसम में देखते होंगे कि जो पत्तियां रहती हैं वो झड़ जाती है, तो जो श्वसन की क्रिया जो होती है वो तना करता है। और पत्तियां पौधों का मुख्य भाग होती हैं जो तनों पर लगी रहती हैं। इनकी संरचना चपटी होती है। तो पत्तियां जो रहती हैं वो मतलब पौधे का एक मुख्य भाग होती हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। और ये इनकी संरचना, मतलब इसका जो शेप रहता है वो एकदम चपटा होता है। पत्तियों के 3 भाग होते हैं। तो इसमें हो गया पहला पर्णधार पत्ती, पड़वंत और पड़फलक। पर्णधार को बोलते हैं लीफ बेस, पेट्यूला एंड लैमिना। पत्तियों का वह भाग जो तने से आधार से जुड़ा रहता है उसे पर्णाधार कहते हैं। पत्ती के डंठल को पड़वंत कहते हैं। पत्ती का चपटा, आगे की ओर चपटा तथा हरा भाग को पड़फलक कहते हैं। जैसे मैंने एक लीफ बना रही, ऐसे समझ लीजिए ये उसका तना हो गया और ये पत्ती हो गए। एक सेकेंड, ये तना हो गया और मैं पत्ती बनाऊंगी। ग्रीन कलर तो दिया ही नहीं है, येलो से बना देती हूँ। ऐसे ये हो गया पत्ती। तो इसको हम बोलते हैं पर्णाधार, जहाँ से ये पत्ती जुड़ी होती है पर्णाधार बोलते हैं। और इसके जो डंठल होती हैं, मतलब ये जो पत्तियों में देखे हुए ना, ये जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं पड़वंत बोलते हैं। और ये जो होती है पत्तियां का चपटा वाला वो होते हैं, इसको लैमिना यानी पड़फलक बोलते हैं। पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के 2 प्रकार होते हैं, एक सरल पत्ती होती है, एक संयुक्त पत्ती होती है। तो इसमें इजी लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। पत्ती का फलक कोई छोटा पत्ती से बाटा होता है जो तना और डंठल से जुड़ा होता है। मतलब जो सिंपल पत्ती रहती है उसे सरल पत्ती बोलते हैं, और जो संयुक्त पत्ती, मतलब वो उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे सरल पत्ती, ये जो हमारा है ये सरल पत्ती में आ जाएंगे। जो ऐसे करके इनकी संरचना होती है ये हमारा संयुक्त पत्ती में आ जाएंगे।
पत्तियों के कार्य। पत्तियों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन से में सहायक होते हैं। पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। घटपर्णी, ड्रोसेरा आदि पौधों में पत्तियों कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। तो जो पत्ती जो रहता है वो हमारी श्वसन की क्रिया करती है और वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया करती है, यानी ट्रांसपिरेशन करती है, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जो आपने पत्ती पे देखा होगा कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स रहते हैं, इसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और पत्तियों में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। और घटपर्णी, ड्रोसेरा जैसे पौधे में जो पत्तियाँ होती हैं वो मतलब कीड़ों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, मतलब वो बदल जाती हैं। तो देखिए जो है हमारा ये है सरल पत्ती का स्ट्रक्चर और ये जो है हमारा संयुक्त पत्ती का स्ट्रक्चर। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो तने से पत्ती निकली होती हैं और उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और उसको ही हम सरल पत्ती कहते हैं। और जो एक तने से ढेर सारी पत्तियां निकली, जैसे नीम की पत्ती हो गई, तो ये जैसे अमरूद की पत्ती हो गई वो सरल पत्ती कहलाएगी, और जैसे नीम की पत्ती हो गई वो हमारा संयुक्त पत्ती कहलाएगी। यानी कि एक डंठल से कई सारी पत्तियां जो निकली होती हैं वो हमारा संयुक्त पत्ती होती हैं। और पुष्प फूल पौधे की जनन संरचना है और पुष्प तनो रूपांतरण रूप है। पुष्प जो फूल की मतलब पुष्प यानी फूल के द्वारा ही हमारा जो होता है वो फर्टिलाइजेशन यानी प्रजनन होता है। पुष्प 4 भागों से मिलकर बनते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज जिसको कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज चक्र जिसको कोरेला कहते हैं, कोरेला, एंड पुभंग यानी एंड्रोसियम, एंड उसके बाद होता है जायांग जिसको बोलते हैं गाइनोशियम। तो बाह्य दलपुंज पुष्प के सबसे नीचे और सबसे बाहरी चक्र में पत्तियों जैसी कई बाह्य दलपुंज होती हैं जिसे सेपल कहते हैं। जैसे आप रोज़ देखते होंगे, रोज़ के बाहर जो एकदम छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज के अंदर रंगीन पत्तों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पत्तों को पेटल्स कहते हैं। जैसे आप रोज़ का जो पेटल्स रहता है उसे, रोज़ की जो पत्तियां होती है उसे पेटल्स कहते हैं। एंड एंड्रोसियम यानी पुभंग यह पुष्प का तीसरा चक्र एवं नर भाग है। इसमें कई लंबी संरचना होती है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के 2 जनन भाग होते हैं, एक होता है फिलामेंट एंड सेकेंड इज एंथर यानी परागकोश, पुतंतु एंड परागकोश। तो जो इसकी जो संरचना होती है लंबी ऐसे होती है ना, इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। इसको फिलामेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश, एंथर बोलते हैं। तो ये जो है इसको हम सेपल्स बोलते हैं और इसको पेटल्स बोलते हैं। और ये जो हमारा ये परागकोश है और ये पुतंतु यानी फिलामेंट है, इसी को हम स्टेमन बोलते हैं दोनों को। और ये दलपुंज यानी पेटल है और इसको ये हमारा है फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर है ये पूरा। इसको बोलते हैं स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, और इसको बोलते हैं स्टाइल यानी वर्तिका, और इसको बोलते हैं अंडाशय यानी ओवरी। इसको हम पूरे को साथ में बोलते हैं पिस्टिल। जायांग या स्त्री केसर, गाइनोशियम एंड पिस्टिल, इसको मतलब इंग्लिश में गाइनोशियम या पिस्टिल बोलते हैं। जायांग मुख्य 3 होते हैं। आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिकाग्र तथा शीर्ष भाग आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है जो चिपचिपा होता है, जिस पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंडा कोशिका होती है। तो ये जो है ये हमारा फीमेल पार्ट है।
प्लांट का फीमेल पार्ट है, जहाँ पे ये जो फूला हुआ भाग रहता है इसको अंडाशय बोलते हैं। बीच में जो पतला भाग है उसे वर्तिका कहते हैं, और ऊपर का जो भाग रहता है वर्तिकाग्र बोलते हैं। अनिस्टिग्मा जहाँ पे जो पराग कण से ये पराग कण आता है यहाँ पे आकर चिपक जाता है, यहाँ पे ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यहाँ से नया प्लांट बनता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे पर हरे तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो CO2 तथा H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और प्लांट एंड वाटर के प्रेजेंस में जो प्लांट हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला दिया है 6CO2 + 12 H2O के रिएक्शन से लाइट प्लस लाइट यानी CO2 एंड H2O प्लस लाइट के प्रेजेंस में हमारा C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, प्लस 6CO2 भी बनता है और प्लस H2O और O2 बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पौधों की उपयोगिता। पौधे का मतलब प्लांट का हम यूज़ कहाँ करते हैं। यूटिलिटीज़ ऑफ प्लांट। कागज़ प्रदान करने वाले पौधे, जो हमें कागज़ हमें किन किन पौधों से प्रदान होता है। पाइनस, चीड़, बांस, एबेज, ये सब जो प्लांट रहते हैं इनसे हमें कागज़ प्राप्त होता है। रबड़ प्रदान करने वाले पौधे और रेशे प्रदान करने वाले। और रबड़ हमें किन किन पौधों से प्रदान होता है, वो हो गया हीबिया ब्राज़िलियेंसिस पौधा जो रहता है, इससे हमें रबड़ प्रदान होता है। और रेशे प्रदान करने वाले पौधे हो गए जैसे कपास के पौधे से रुई, जूट, सन, कायर आदि, ये सब हमें रेशे प्रदान करने वाले पौधे होंगे। जैसे कॉटन का प्लांट हो गया। शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के नाम। शाकाहारी जंतुओं में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। जैसे हो गया शाकाहारी जंतुओं के हाथी, दरियाई, घोड़ा, बकरी, ये सब हमारे शाकाहारी हो गए। कुत्ता, चीता, बाघ, भेड़िया, ये सब हमारे में मांसाहारी हो गए। तंबाकू के सेवन से हानियाँ। तंबाकू के सेवन से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो दमा, टीबी, निमोनिया आदि रोग हो सकते हैं। फेफड़ा संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं। कैंसर होता है तंबाकू खाने से। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना भोजन शुष्क घड़ों के रूप के द्वारा अपने आधार पौधे से लेता है। मतलब अमरबेल जो रहता है वो अपना न्यूट्रिशन जो रहता है वो किसी और पौधे से प्राप्त करता है, इसलिए इसे परजीवी पौधा कहते हैं। सिंघाड़ा की जड़ें प्रकाश संश्लेषण जड़ें होती हैं जो पानी के पास घनी और हरी होकर फैली रहती हैं। तो सिंघाड़ा की जड़ें जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। पानी में रह कर के वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। ऑर्किड की जड़ें हवा में लटक के अपनी स्पॉन्जी सिरे द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जल पूर्ति करती हैं। इन्हें वायवीय या अर्धग्राही जड़ें कहते हैं। तो ऑर्किड की जो पौधे जड़ें होती हैं वो हवा से लटकती हैं और वो जो रहता है वाटर को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करती है। मतलब जो इन्वायरमेंट में जो वेपर्स रहता है उससे वो वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट में पानी की कमी को पूर्ति करती है, मतलब जल पूर्ति करती हैं। और ये वायवीय या अर्धग्राही जड़ें भी इन्हें कहते हैं। अप्रकाशित अभिक्रिया को केल्विन चक्र भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल वैज्ञानिक ने किया था। तो प्रकाश अभिक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? हिल वैज्ञानिक ने किया था। थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक तथा लिनियर को वर्गीकरण का पितामह मानते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी वनस्पति विज्ञान का जनक हम किसको कहते हैं? थियोफेस्टस को। और वनस्पति विज्ञान का जनक हम थियोफेस्टस को कहते हैं, जबकि जंतु विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु हैं। भोजन एकत्रीकरण के कारण मूसला जड़ें विभिन्न आकार में फूल जाती हैं, जैसे तुर्क रूप, शंकु रूप, कुंभी रूप। मतलब जो मूसला जड़ें जो रहती है वो भोजन एकत्रित करती हैं तो वो फूल जाती हैं। तो जैसे तुर्क रूप हो गया, शंकु रूप हो गया। तो हमारे यहाँ पे सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है एंड सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। एंड
नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 3 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।